वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कारक के भेद काइंड ऑफ द केस पढ़ेंगे। पर इससे पहले हम कारक जान लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ लगाया जाता है उसे ही कारक कहते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं। बच्चों, ये कारक जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी बच्चों को इनका ज्ञान होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से इन कारक के चिन्ह भी जान लेंगे और इसमें ये भी जानेंगे कि किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो सबसे पहले देखिए कर्ता कारक। बच्चों, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है को। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। चौथी विभक्ति, इसमें इसका कारक चिन्ह है संप्रदान कारक और इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है के लिए। पांचवी है अपादान कारक। पांचवा कारक है अपादान कारक और इसमें पंचमी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है से अलग होना। छठा है संबंध कारक। इसमें विभक्ति होती है छठी और इसका जो चिन्ह है विभक्ति चिन्ह वो होता है का, के, की, रा, रे, री। सातवां है अधिकरण कारक और इसमें होती है सप्तमी विभक्ति और इसका जो चिन्ह होता है बच्चों वो होता है में, पे, पर। अगला है संबोधन कारक और इसका चिन्ह होता है हे, अरे, ओ। बच्चों, संबोधन के अतिरिक्त सभी जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो परसर कहलाते हैं। परसर क्या होते हैं? देखिए बच्चों, ये जो चिन्ह है ना ये चिन्ह परसक कहलाते हैं। आप अच्छी तरह से याद रखो, अगर कहीं पर ये शब्द आता है तो ये जितने भी चिन्ह हैं ये परसक कहलाते हैं। लेकिन ये संबोधन के अतिरिक्त सभी विभक्ति चिन्ह परसक कहलाते हैं। केवल ये जो संबोधन कारक के हैं ये परसक नहीं कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि परसक क्या है? जो विभक्ति चिन्ह है वही परसक है, परसर्ग शब्द हैं। अब बच्चों, हम बहुत ही आसान तरीके से एक एक को समझेंगे, एक एक कारक को समझेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये विभक्ति और विभक्ति चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक को नॉमिनेटिव केस कहते हैं और इसका अर्थ है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं और इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। मतलब कर्ता कारक बच्चों जान लो जो कार्य को करता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कौन पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या हुए? हम कर्ता हुए। जो भी काम को कर रहा होता है वही उसका कर्ता होता है। जैसे जो वाक्य है एक, अभी देखिए अब हम समझेंगे कि ये जो वाक्य है, देखिए मनीष ने फल खाया। यहाँ पर देखिए बच्चों, मनीष ने फल खाया तो फल कौन खा रहा है? मनीष खा रहा है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? मनीष कर रहा है। तो जो काम करता है वही कर्ता होता है। यहाँ पर बच्चों इस तरह से आप समझ सकते हैं, आप कर्ता की पहचान करनी है कि जो काम को करता है वही कर्ता होता है। अब ये देखिए, कर्ता कारक भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है परसर्ग सहित, यानी जैसे इसमें आया है मनीष ने फल खाया। अब देखिए हमने कहा था ना जो इसके चिन्ह होते हैं वही परसक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ने आया, अब ने इसमें आया है तो यहाँ पर ये जो वाक्य है कर्ता कारक का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर ये परसर्ग सहित है। मनीष ने फल खाया, अब ने देखिए विभक्ति चिन्ह आया ना यहाँ पे। अब ये दूसरा है परसर्ग रहित। इसमें हम देखिए मनीष फल खाता है, काम वही कर रहा है। वाक्य को हमने वैसे ही बताया है, मनीष ने फल खाया और मनीष फल खाता है ना बच्चों। तो इस दोनों में कर्ता कौन है? मनीष है, क्योंकि मनीष ने फल खाया और दूसरे वाले में मनीष फल खाता है।
तो यहाँ पर परसक आपको समझ में आ गया। कहीं पर अगर परसक शब्द आ जाता है तो आपको समझ में आ जाए कि जो विभक्ति चिन्ह होता है बच्चों, उसी को हम परसक कहते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको परसक सहित वाक्य मिलेंगे और कहीं कहीं पर परसक रहित मिलेंगे। तो बस समझ लो कि अगर विभक्ति चिन्ह नहीं है तो वो परसर्ग रहित हैं, और अगर विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है तो वहाँ पर परसक सहित है। अब यहाँ देखिए जो लिखा है इसमें, यहाँ पर देखिए कि ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया होने पर होता है। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ने का प्रयोग होता है बच्चों। अब यहाँ पर तो हम कारक समझ रहे हैं कि कर्ता कारक होता कौन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ता कारक कौन होता है। वाक्य में जो काम को कर रहा होता है तो वही कर्ता होता है। तो अब यहाँ पर फल खाने का काम कौन कर रहा है, मनीष कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन हुआ कर्ता, यहाँ पर कर्ता हुआ मनीष। और जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों। अब है कर्म कारक। कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार या चेष्टा का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका साधारण अर्थों में समझ लो बच्चों अर्थ कि कर्ता जो काम को कर रहा होता है वही कर्म होता है। कर्ता जिस काम को कर रहा होता है वही कर्ता होता है। अब जैसे यहाँ पर दिया, सपेरे ने सांप को पकड़ लिया। सपेरे ने सांप को पकड़ लिया। अब इस वाक्य में कर्ता कौन है, सांप को पकड़ने का काम कौन कर रहा है, तो वो सपेरा कर रहा है। तो सपेरा क्या हुआ, कर्ता। अब सपेरा कर क्या रहा है, सांप को पकड़ रहा है। उसका कर्म क्या है, उसका काम क्या है, सांप को पकड़ना। तो यहाँ पर कर्म क्या हुआ, सांप को पकड़ना। तो यहाँ पर सांप जो है कर्म कारक है। अब दूसरा वाक्य, शेर ने हिरण को देख लिया था। शेर ने हिरण को देख लिया था। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर किसने देख लिया था, शेर ने। तो शेर क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। उसने किसको देखा, उसने देखा हिरण को। तो हिरण क्या हुआ, यहाँ पर कर्म कारक हुआ। अब जो कर्म कारक होता है उसमें क्या चिन्ह आता है, को। अभी हमने दो कारक सीखे हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक। अभी देखिए यहाँ इतना ही याद कर लो कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। अब कर्ता कारक का चिन्ह क्या आया था, ने, कि मनीष ने फल खाया। अब देखो ने आया था, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक में आता है को। जैसे सपेरे ने सांप को मारा है ना, और शेर ने हिरण को देखा, तो को उसमें आता है। तो किसमें, कर्म कारक में। मतलब कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह है और कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह है। तो देखो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में क्रिया की चेष्टा सांप व हिरण, और दोनों ही वाक्यों में क्रिया की जो चेष्टा है, यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में क्रिया की जो चेष्टा है वो सांप या हिरण के प्रति है। अतः सांप तथा हिरण कर्म कारक है और कर्म कारक का जो चिन्ह है वो क्या है, को है। बच्चों कहीं कहीं पर जरूरी नहीं है कि हर जगह को लग के आए, मतलब ये चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। अब आपने याद कर लिया कि को क्या है, वो कर्म कारक है, और किसी वाक्य में को नहीं लग के आया तो आप ढूंढती रह जाओगे कि क्या ये कर्म कारक नहीं है। तो बच्चों अभी जैसे हमने कर्ता कारक में जाना था, तो एक कुछ वाक्य होते हैं पर सर्ग सहित, जैसे देवी ने दैत्यों को मार गिराया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह के साथ में आया है ये वाक्य। देवी ने दैत्यों को मार गिराया, ठीक है, यहाँ पर को आ गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाक्य, तुमने मोहन को क्यों बुलाया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी को आ गया। तो ये तो हुआ विभक्ति चिन्ह के साथ में, साफ साफ दिख रहा है कि ये कर्म कारक है ना। लेकिन कभी कभी ये को चिन्ह नहीं आता है, उसे कहते हैं परसर्ग रहित वाक्य। अभी देखिए परसर्ग रहित वाक्य, जैसे मैं सेब खा रहा हूँ। अब इसका भाव तो यही है ना कि मैं सेब को खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर को नहीं आया है ना। को इसमें छुपा हुआ है, दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये परसर्ग रहित है, चिन्ह के बिना वाक्य आया है। लेकिन इसमें हम वाक्य को पढ़ करके पता करेंगे कि इसमें को चिन्ह है, ये कर्म कारक है।
जैसे मैं सेब को खा रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, कर्ता। सेब को कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, और मैं क्या खा रहा हूँ, सेब को। तो यहाँ पर मैं जो है क्या है, कर्ता कारक है, और सेब कर्म कारक है। अब उसने पत्र लिखा, यहाँ पर भी देखिए उसने पत्र लिखा। यहाँ जब हम इस वाक्य को सही से समझेंगे तो इसका यही तो मतलब होगा, उसने पत्र को लिखा, उसने पत्र को लिखा, लेकिन को यहाँ पर आया नहीं है। तो बच्चों वाक्य को पढ़ करके समझेंगे कि इसमें कर्म कारक है। तो ऐसे जब वाक्य होते हैं वो परसर्ग रहित कहलाते हैं, और जिसमें चिन्ह आता है, विभक्ति चिन्ह आता है, वो परसर्ग सहित होते हैं। अब तीसरा है बच्चों करण कारक। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। अब देखिए इसमें इसका मतलब है कि जिन साधन की सहायता से कर्ता क्रिया करता है वह करण कारक होता है। मतलब जो कर्ता अपने काम को करने के लिए जिसकी मदद लेता है उसे ही करण कारक कहते हैं, है ना। जैसे पिताजी रेलगाड़ी से बनारस गए। अब जाने का काम कौन कर रहे हैं, पिताजी। तो पिताजी क्या हुए, पिताजी हुए कर्ता, है ना। और वो जाने का किससे मदद ले रहे हैं, जब वो कहीं जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, तो जाने में किसकी मदद ले रहे हैं, वो ले रहे हैं रेलगाड़ी की। तो बच्चों ये रेलगाड़ी जो हुई क्या हुई, ये करण कारक है। यानी जब कर्ता अपना कार्य को पूरा करने के लिए किसी की मदद लेता है, तो जिसकी मदद लेता है, बच्चों ध्यान से सुनो, जिसकी मदद लेता है उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है ना, और तृतीय विभक्ति में कौन सा चिन्ह होता है, से या द्वारा। जैसे हम इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं कि पिताजी रेलगाड़ी के द्वारा बनारस गए। उसमें द्वारा छुपा रहता है, और कहीं पर द्वारा आ भी जाता है तो उसका जो है से नहीं होता है। अब दूसरा देखिए, मैंने चाकू से सेब काटा। मैंने चाकू से सेब काटा, तो देखिए करण कारक का जो से चिन्ह है वो आया है यहाँ पे, मैंने चाकू से सेब काटा। अब यहाँ पर मैंने कर्ता हुआ, और मैंने कहा क्या काम किया, मैंने सेब को काटा। सेब को काटना कर्म कारक हुआ, लेकिन जो काटने का काम हुआ वो किसकी मदद से हुआ, चाकू से। चाकू की मदद से सेब काटने का काम हो रहा है, तो चाकू क्या हुआ, करण कारक हुआ। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि करण कारक क्या होता है, कि जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य को पूरा करता है उसे ही क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। अब यहाँ देखिए रेलगाड़ी तथा चाकू वे साधन हैं जिससे क्रिया हुई, और इनके साथ विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग हुआ, अतः ये करण कारक हैं। और कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का भी प्रयोग हो जाता है। अब जैसे देखिए कैसे हो जाता है, जैसे वाक्य है देखिए बच्चों, मैंने दादाजी को पत्र के द्वारा सूचित कर दिया। अब इस वाक्य को इस प्रकार भी कह सकते थे कि मैंने दादाजी को पत्र से सूचित कर दिया, तो से भी आता है, लेकिन अब यहाँ पर के द्वारा आया है कि मैंने दादाजी को पत्र के द्वारा सूचित कर दिया। अब दूसरा जैसे वाक्य है, हम बस के द्वारा गांव चले जाएंगे। अब यहाँ पर इस वाक्य को इस तरह से भी हो सकता था कि हम बस से गांव चले जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों जानने का यही है कि करण कारक में कौन सा चिन्ह होता है, से या द्वारा। अब करण कारक होता कौन सा है, जिसकी मदद से जो कर्ता होता है वो अपने कार्य को पूरा करता है। कभी कभी करण कारक का प्रयोग परसर्ग रहित भी होता है। जैसे बच्चों, मैंने कानों सुनी बात कही, मैंने कानों सुनी बात कही। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से नहीं है, है ना। तो ऐसे में जहाँ पर परसर्ग रहित बातें होती हैं तो आप उस वाक्य को पढ़िए, और उसमें पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा कारक छुपा हुआ है। अब देखिए, मैंने कानों सुनी बात कही, लेकिन हम इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि मैंने कानों से सुनी बात कही, मैंने कानों के द्वारा सुनी बात कही। तो वाक्य को पढ़ने पर ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा कर्ता कारक छुपा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बच्चों याद करना पड़ेगा कि कर्ता कारक में ने होता है, और कर्म कारक में को होता है, करण कारक में से या के द्वारा होता है। अब हमने 3 कारक पढ़ लिए, अगला हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, और इसका जो चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह वो होता है के लिए।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों संप्रदान कारक आ गया। संप्रदान कारक यानी डेटिव केस। अब इसमें क्या होता है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे मतलब जिसके लिए कुछ काम करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब यहाँ पर समझने की बात है बच्चों कि जो कर्ता होता है वो किसके लिए कार्य करता है उसे ही संप्रदान कहते हैं ना। और उसमें कारक चिन्ह क्या है? के लिए। उसका चिन्ह होता है के लिए। जैसे वाक्य है चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। अब दाना लाने का काम कौन कर रही है? चिड़िया। तो चिड़िया क्या हुई? कर्ता, है ना। और किसके लिए दाना ला रही है? बच्चों के लिए। तो बच्चे क्या हुए? संप्रदान कारक। यानी संप्रदान कारक क्या होता है? कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है वही संप्रदान कारक कहलाता है। तो यहाँ पर चिड़िया कर्ता दाना लाने की क्रिया कर रहा है, तो कर रही है यहाँ पर, तो ये क्रिया बच्चों के लिए की जा रही है, अतः बच्चों के लिए संप्रदान कारक है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या है? संप्रदान कारक है। यहाँ पर बच्चों देख लो, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह हैं को, के लिए, के हेतु, के वास्ते। कहते हैं ना कि इसके वास्ते ये चीज़ आ गई, है ना, ये इसके लिए आ गई, है ना, ये चीज़ इसके लिए है। तो ये जो है इसके कारक चिन्ह होते हैं किसमें? संप्रदान में। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया संप्रदान क्या होता है? कर्ता जिसके लिए कार्य करता है। ठीक है, जैसे माता बच्चे के लिए मिठाई लाती है ना, माता बच्चे के लिए मिठाई लाती है, तो माता क्या हुई? कर्ता हुई। और बच्चे के लिए मिठाई आ रही है तो क्या हुआ? बच्चा जो हुआ संप्रदान कारक हुआ, क्योंकि उसमें अब संप्रदान हम कैसे जानेंगे? के लिए से। ठीक है, अगर आपको कारक चिन्ह याद हो गए कि जो संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो के लिए है, अब जिस वाक्य में भी के लिए आपको दिख रहा है तो आप समझ लो कि उसमें क्या है? संप्रदान कारक है। अगर आपको ने का चिन्ह दिख रहा है तो वहाँ पर कर्ता कारक है, वहाँ पर को का चिन्ह दिख रहा है तो वहाँ पर करण कारक है, और कहीं पर आपको के लिए का चिन्ह लग रहा है तो क्या है? संप्रदान कारक है। और कहीं पर किसी से कोई कार्य करने में मदद ली जा रही है तो वहाँ पर करण कारक है। अब आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हाथों हाथ कर्म कारक और संप्रदान कारक को भी समझ लीजिए कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, क्योंकि दोनों में ही को आ जाता है, दोनों में ही जो कारक चिन्ह है वो को आ जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसा देखिए दोनों कारकों में को परसर का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। आप याद रखिए, देखो संप्रदान में दान लगा है, आप ऐसे याद रखना कि संप्रदान में क्या लगा है? दान। और दान किसे दिया जाता है? दूसरों को दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप दान से समझ लेना कि जो संप्रदान है वो देने के लिए आता है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा संप्रदान। अब देखिए, जबकि कर्म कारक में क्रिया के भाव का प्रभाव होता है। अब यहाँ पर देखो दो वाक्य दिए हुए हैं, पहला है माँ ने बेटी को जगाया ना, और दूसरा है माँ ने बेटी को चाय दी। ठीक है, दोबारा से देखिए बच्चों, माँ ने बेटी को जगाया और दूसरा वाक्य है बेटी ने माँ को चाय दी। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है, ये को, यहाँ पर दोनों में ही को आया है। अब तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कर्म कारक है और कौन सा संप्रदान कारक है, क्योंकि को तो दोनों में ही आ रहा है। अब हम इस वाक्य को पढ़ करके समझेंगे कि इसमें कौन सा कारक आ रहा है। देखिए, पहला वाला है माँ ने बेटी को जगाया, यानी कि माँ ने क्या काम किया? बेटी को जगाने का काम किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कर्म कारक हो रहा है ना। आप समझेंगे इस वाक्य को पढ़ करके कि इसमें क्रिया का प्रभाव क्या पड़ रहा है, कि कर्ता क्या काम कर रहा है ना। माँ कुछ दे नहीं रहा है, माँ ने बेटी को जगाया। इस वाक्य में माँ बेटी को जगा रही है, कुछ काम कर रही है, लेकिन माँ उस बेटी को कुछ दे नहीं रही है। लेकिन जो दूसरा वाक्य है, बेटी ने माँ को चाय दी, अब बेटी उठी, माँ ने बेटी को उठा दिया, है ना, और जो है बेटी उठी और बेटी ने माँ को चाय दी। तो बेटी ने जो चाय दी किसको दी? माँ के लिए दी, है ना। तो यहाँ पर आया देने का भाव। जब देने का भाव आता है तो ये आता है हमारा संप्रदान कारक, है ना। बेटी ने माँ को
चाय दी। अब देखो आपको को का अंतर समझ में आ गया। उस वाले को का मतलब है कि यहाँ पर कर्ता कोई काम कर रहा है, यहाँ पर को का मतलब है कि कर्ता किसी को कुछ दे रहा है। समझ में आ गया बच्चों। अब एक और बात जो बच्चों आ जाती है किसी भी वाक्य के अंदर, वो आपको याद रखनी है। यहाँ पर देखिए, ये बहुत आवश्यक बात है। यदि वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों हों तो कर्म कारक के साथ परसर्ग नहीं लगता है। परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। यानी ऐसा कोई वाक्य आ जाए कि वही उसमें कर्म कारक भी है, उसमें संप्रदान कारक भी है, तो उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, उसमें कर्म कारक के साथ मतलब कर्म कारक के साथ नहीं लगेगा। संप्रदान कारक का तो लगेगा लेकिन कर्म कारक के साथ नहीं लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यदि वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों ही साथ में हो, कोई वाक्य हो और दोनों ही वाक्यों में कर्म कारक संप्रदान कारक आ जाएं, तो उसमें कर्म कारक के साथ परसर्ग नहीं लगेगा, यानी विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। अब जैसे हमारा ये वाक्य है, रमा ने गोपाल के लिए खाना बनाया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कर्ता कौन हुई? रमा। रमा क्या कर रही है? खाना बनाने का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ तो कर्म कारक भी हो गया क्योंकि रमा खाना बनाने का काम कर रही है, लेकिन वो गोपाल के लिए खाना बना रही है, इसीलिए क्या हुआ? गोपाल क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। तो संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है के लिए, वो तो यहाँ पर आया, लेकिन जो कर्म कारक का चिन्ह होता है को, वो यहाँ पर नहीं आया। क्योंकि बच्चों अगर ऐसा होता तो वाक्य हमारा गड़बड़ हो जाता। कैसे हो जाता? अगर को भी लगा देते तो रमा ने गोपाल के लिए खाने को बनाया। अब ये देखिए बच्चों, ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर कर्म कारक और संप्रदान कारक वाक्य में दोनों आते हैं तो वहाँ पर संप्रदान कारक तो लगेगा, लेकिन कर्म कारक का जो चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह, वो नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर रमा ने गोपाल के लिए खाना बनाया, यहाँ पर के लिए तो लगा है लेकिन को नहीं लगा, तो इसलिए गोपाल संप्रदान कारक है और खाना यहाँ पर कर्म कारक है। अब आता है बच्चों अपादान कारक। अपादान कारक यानी अबलेटिव केस। अब यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम, अभी होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तु के अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है और इसका विभक्ति का चिन्ह होता है से। अब यहाँ पे देखिए, करण में भी से आया और इसमें भी से आया है, लेकिन बच्चों दोनों में अंतर है। ये जो अपादान कारक होता है ना अबलेटिव केस में, यहाँ पर क्या होता है कि ये कोई वस्तु हमेशा के लिए अलग होती है, और करण कारक में क्या हो रहा था? उसमें कर्ता अपने काम को पूरा करने के लिए मदद ले रहा था, लेकिन इसमें कोई वस्तु अलग हो रही है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर देखो उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरा। अब पेड़ से पत्ता गिरा तो भाई पत्ते से तो पेड़ जो है, पेड़ से पत्ता गिर गया तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया। तो जहाँ से अलग होता, अब यहाँ से आया है, से हमारा चिन्ह आया है विभक्ति चिन्ह, लेकिन यहाँ पर भाव क्या लग रहा है? हमें समझ में क्या आ रहा है कि कोई जो चीज़ है वो कहीं से अलग हो गई, यानी जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया। वह गांव से चला गया, तो जो वह करता है वो गांव से चला गया। अब जब चला गया तो अलग होगा ना, है ना? जब कोई अपने गांव से बाहर चला जाएगा तो वो उस गांव में थोड़ी रहेगा, वो बाहर चला जाएगा। यानी इसमें जो है अपादान कारक में बच्चों याद रखो क्या होता है कि जब कोई कहीं से अलग होता है, कोई व्यक्ति अलग हो सकता है, कोई वस्तु अलग हो सकती है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगाते हैं और इसका चिन्ह क्या होता है? से। याद रखो इसका चिन्ह से होता है। अब यहाँ पर देखो ये लिखा, इन वाक्यों में पेड़ तथा गांव अपादान कारक में हैं। इसके अतिरिक्त भय, घृणा, द्वेष, निकलना, तुलना, करने आदि का बोध कराने वाले शब्द भी अपादान कारक होते हैं। अब ये भय कहाँ से आ गया भाई? भय कैसे अपादान कारक होगा? बच्चों जब हम किसी से, भय क्या होता है? डर होता है। देखिए जो ये भय है ना, भय का अर्थ होता है डरना।
अब जब हम किसी से डरेंगे तो हम उसके पास थोड़ी जाएंगे, वो हम उससे अलग हो जाएंगे, है ना, अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई जंगल में जा रहे हो, शेर दिख गया तो हम शेर के पास नहीं जाएंगे, हम शेर से दूर भागेंगे, अलग होंगे। तो इसलिए अलग के भाव में अपादान कारक आएगा। अब अगर दूसरा शब्द है घृणा, अगर कोई किसी से घृणा करेगा, ठीक है, तो वो भी उसके पास नहीं जाएगा, वो भी उससे दूर होगा। ठीक है, कोई गंदी चीज़ पड़ी हुई है, उससे घृणा हो रही है तो हम उससे दूर ही भागेंगे। तो यहाँ पर अपादान कारक वहीं आता है जहाँ से कोई वस्तु या कोई व्यक्ति दूर होता है। ठीक है, द्वेष में भी यही होगा, और कहीं से निकलना भी यही होगा, कहीं से तुलना भी यही होगा। जहाँ से कोई व्यक्ति वस्तु अलग हो रहा है वहाँ पर अपादान कारक होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। अब देखिए दूसरा है बिल्ली कुत्ते से भय खाती है। देखिए यहाँ पर भय खा रही है ना, तो वो बिल्ली कुत्ते से डरेगी तो क्या होगी, कुत्ते के पास जाएगी कि भागेगी, दूर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भय आ गया, तो यहाँ पर से आया है, यहाँ पर ये अपादान कारक हमारा से है। अब दूसरा क्या था, सूर्य पूर्व से निकलता है। अब देखिए जब सूर्य पूर्व से निकल रहा है, यहाँ पर निकल रहा है, तो वो अपने स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहा है ना, निकलना हो गया। अब तो इसमें भी अलग हो रहा है, सूर्य पूर्व दिशा से अलग हो रहा है। अब अगला है रमा किरण से अधिक सुंदर है। यहाँ पर तुलना हो रही है, ठीक है। अब दोनों में तुलना हो रही है, दोनों अलग अलग हैं, मतलब तुलना का मतलब एक साथ नहीं हो सकता, तुलना में भी अलग अलग होगा कि ये इतनी सुंदर है, ये इतनी सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना में भी से लगता है, अब मतलब अपादान कारक का चिन्ह से लगेगा। अब अगला है क्या था, कौरव पांडवों से ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। अब जब कौरव पांडवों से ईर्ष्या रखेंगे तो वो भी पास में नहीं रहेंगे, वो भी दूर दूर रहेंगे। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा बच्चों कि अपादान कारक कहाँ लगता है, जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है। भय में लगेगा, घृणा में लगेगा, द्वेष में लगेगा, निकलने में लगेगा या तुलना में लगेगा। अब यहाँ पर करण कारक और अपादान कारक में अंतर, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन करते हैं कि भाई उसमें भी से लगा है और इसमें भी से लगा है। यहाँ पर करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का जो चिन्ह है बच्चों वो से ही है, परंतु करण कारक में से किसी साधन द्वारा काम करने का सूचक है, जबकि अपादान कारक में से अलग होने का भाव प्रकट करता है। जो अभी बताया था कि उसमें किसी से मदद लेगा, है ना। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, यानी रावण को मारने के लिए उन्होंने बाण की सहायता ली, है ना। और यहाँ पर जो ये अपादान कारक है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, से उसमें भी आया है, लेकिन जो पत्ता है वो वृक्ष से अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला आता है संबंध कारक। ये संबंध कारक में जोनेटिव केस, देखिए इसमें क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध, अपनापन, स्वत्व, लगाव या अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके जो चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री। उदाहरण इस तरह से भी देखेंगे उदाहरण। यहाँ पर संबंध से पता चल ही रहा है बच्चों कि संबंध क्या होगा, किसी का किसी से संबंध, है ना। और इसमें चिन्ह क्या आएंगे, का, के, की, रा, रे, री, इस तरह से आएंगे। जब किसी का अपनापन, किसी के साथ अपनापन जुड़ेगा, स्वत्व जुड़ेगा, लगाव जुड़ेगा, तो वहाँ पर संबंध जुड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, देखिए उदाहरण, सीता जनक की पुत्री थी। अब यहाँ पर की आ गया, यहाँ पर बताया था ना कि का, के, की आएगा, तो देखिए सीता का जनक के साथ संबंध जुड़ गया, है ना, संबंध जुड़ा पिता पुत्री का। तो यहाँ पर ये हुआ, इसका संबंध है जनक, जनक माने होता है पिता, ठीक है। सीता जनक की पुत्री थी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का संबंध हो गया। अन्य कारकों का जो संबंध है मुख्य रूप से क्रिया के साथ होता है। अन्य कारकों का संबंध मुख्य रूप से क्रिया के साथ होता है और सामान्य रूप से अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ, परंतु संबंध कारक का संबंध मुख्य रूप से संज्ञाओं के साथ होता है, क्रियाओं के साथ नहीं। ये बात ध्यान रखने की है बच्चों। मतलब जितने ऊपर हमने कारक पढ़े हैं उनका संबंध किससे होता है, क्रिया के साथ होता है ना। और सामान्य रूप से अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ, परंतु संबंध कारक का जो संबंध होता है मुख्य रूप से संज्ञाओं के साथ होता है, क्रियाओं के साथ नहीं होता। अब जैसे अगला वाक्य आ सकता था संबंध का कि यह मेरा घर है। वहाँ पर देखो रा आ गया, है ना, यह मेरा घर है, घर का संबंध जुड़ गया मेरे से, ठीक है। तो उसमें रा आ गया, ये मेरी बहन है ना, ये मेरा भाई है। इस तरह से रा, रे, री भी आता है संबंध में।
अब पढ़ते हैं अगला अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी लोकेटिव केस। अब यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान या भाव या काल का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके जो चिन्ह होते हैं वो होता है में, पे, पर। ठीक है बच्चों, यानी जहाँ पर कर्ता रह करके अपना कार्य को पूरा कर रहा होता है, या जहाँ पर जिस कर्ता जहाँ पर रह रहा होता है, जिस स्थान पर रह रहा होता है, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, या कर्ता के जो रहने का आधार होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं 2 घंटे से आता हूँ, यानी मैं 2 घंटे में आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है तार पर चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर बच्चों मैं 2 घंटे में आता हूँ, यहाँ पर मैं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया, और जो हमारा ये है अधिकरण का जो चिन्ह है वो भी में है। तो हम में देख करके पता कर लेंगे कि ये अधिकरण का चिन्ह है। अब अगला देखिए, तार पर चिड़िया बैठी है, यानी चिड़िया कहाँ पर बैठी है? तार पर। तो इसमें ये पर आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर में आता है या पे पर आता है तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे शेर वन में रहता है, में आ गया, है ना। कौवा छत पर बैठा है, बिल्ली बेड पर बैठी है। इस तरह से क्या आएगा? जहाँ पर में आ जाए या पर आ जाए, है ना, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अब अगला है और अंतिम है संबोधन कारक। संबोधन यानी वोकेटिव केस। अब यहाँ पर वाक्य में जिस शब्द से किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है तो वहाँ पर संबंध कारक कहते हैं। और इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे, ओ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह, ये इस तरह से संबोधन चिन्ह लगता है, इस तरह से। तो बच्चों ये संबोधन चिन्ह लगा है यहाँ पर, और कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। और जैसे अरे लड़के यहाँ आओ, हे देवी दया करो, ओ बेटा बैठ जा, हे बच्चों खूब परिश्रम करो। इस प्रकार से बच्चों संबोधन कारक के चिन्ह में या तो ये चिन्ह आता है या फिर ये कॉमा आता है। ठीक है, विराम चिन्ह आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। अब बच्चों कुछ चीज़ है जो आपको याद रखनी है, तो वो क्या रखनी है? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। दूसरी बात याद रखनी है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या अन्य शब्दों के बताने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अगली बात है कि हिंदी में 8 कारक होते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने कारक के भेद जाने और विभक्ति चिन्ह भी जान लिए, और मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कारक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जब वीडियो चल रही है उनका सब्सक्राइब का बटन लाल है, तो बच्चों उस बटन को प्रेस करिए, और साथ में जो घंटी दिखाई दे रही है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद।